हेलो बच्चों, आप सबका ब्राइट क्लासेस में स्वागत है। हम यूपी ट्रिपल एससी के जो जूनियर असिस्टेंट और स्टेनो का एग्ज़ाम है उसको कवर करते हुए डेली एक मॉक या प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 1 सॉल्व कर चुके हैं जिसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है। आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं और जो लोग अभी नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। प्रश्न संख्या पहला, निम्नलिखित में किसका आलेखन एक सार के रूप में दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेस विज्ञप्ति में। प्रेस विज्ञप्ति के बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि जैसे प्रेस विज्ञप्ति एक निश्चित तिथि से पहले इसको जारी नहीं कर सकते। और इसके बारे में दूसरा पॉइंट है कि प्रेस विज्ञप्ति के आलेखन का सार रूप एक शीर्षक में दिया जाता है। और अनुस्मारक के बारे में एक दो पॉइंट जान लेते हैं कि अनुस्मारक को पहली बात तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। तो इसके बारे में आप लोग सुनिए कि अनुस्मारक का तात्पर्य किसी प्राधिकारी को किसी मामले में किसी प्रकार की कार्यवाही विषयक स्मरण कराने के लिए किया जाता है। और दूसरा पॉइंट, कोई भाषा शैली नहीं होती इसमें। तीसरा पॉइंट, कोई निश्चित प्रारूप भी नहीं होता इसमें। चौथा पॉइंट, अनुस्मारक के साथ संलग्न के रूप में पूर्व पत्र की छाया प्रति इसमें भेज जाती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, टिप्पणी लिखने के बाद सहायक अधिकारी किस ओर हस्ताक्षर करता है? तो जब भी कोई पत्र लिखते हैं तो उसमें हस्ताक्षर दाहिनी साइड नीचे की ओर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर तीसरा, कार्यालय आदेश पत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसके बारे में जानते हैं कि कार्यालय आदेश क्या होता है। तो कार्यालय आदेश में प्रेषक सेवा में संबोधन विषयक और अधोलेखन आदि का उल्लेख नहीं किया जाता है। और यह सदैव कार्यालय आदेश यह सदैव वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसने पूछा कि कौन सा असत्य है, तो केवल इसमें ऑप्शन डी, केवल दूसरा और तीसरा सही है, पहला असत्य है। तो इसमें दूसरे में क्या है? नीचे भाव दिए आपका विश्वास पात्र जैसे स्वनिर्देश नहीं होते हैं और यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा, निम्नलिखित वाक्यों के खाली स्थान के लिए सही मुहावरा चुनिए। क्या है कि बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया, तभी किसी ने कहा कि। तो इसमें क्या कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इन तिलों में तेल नहीं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कंजूस से कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 5, पेड़ बढ़ता गया, इस वाक्य में प्रयुक्त संयुक्त क्रिया का नाम बताइए। तो पेड़ बढ़ता गया, तो इसमें कौन सा संयुक्त क्रिया होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। इसमें कौन सी है? तो इसमें नित्य बोधक संयुक्त क्रिया है इसमें। और संयुक्त क्रिया के भेद कितने होते हैं? तो अगर कोई पूछ ले तो, क्योंकि आज के एग्जाम में भेद पूछ रहा है, तो संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, टिप्स बढ़ाना मुहावरे का अर्थ होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा टिप्स बढ़ाने का सिफारिश करवाना। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। तो इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अब तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। क्वेश्चन नंबर 8, झूठ बोलना पाप है, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित पद बदलकर लिखिए। तो मतलब झूठ बोलना की जगह कौन सा वाक्य इसमें फिट बैठेगा? तो देखो, दूसरों को हानि पहुंचाना पाप है, यही फिट बैठ रहा। बाकी देखो, सच बोलना पाप है, ये गलत हो जाएगा।
मनुष्य को ना मारना पाप है, ये गलत हो जाएगा। फूल बिछाना पाप है, ये गलत हो जाएगा। केवल ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9, लकड़ियों का समूह, रेखांकित पद में समूह के बदले उपयुक्त शब्द का प्रयोग कीजिए। तो समूह के में क्या शब्द उपयोग कर सकते हैं? तो लकड़ियों के लिए गट्ठर, तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित वाक्यों में यह किस खंड में त्रुटि है? तो जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। तो इसमें क्या त्रुटि है? तो घोर त्रुटि है। तो हम घोर की जगह क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं कि जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। तो क्या यहाँ पे घनिष्ठ आना चाहिए, तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित विकल्पों में उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का स्वार्थ सिद्ध करना। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित मुहावरों को पूर्ण कीजिए। हाथ की खाली जगह बनना, तो एक कहावत है कि हाथ की कठपुतली बनना। हाथ की कठपुतली का मतलब होता है कि किसी के इशारे पर चलना। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसका सौंदर्य कभी कम ना होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में किस वाक्य में खल के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? तो पहली नंबर, तो खल का मतलब क्या होता है? तो खल का होता है दुष्ट पर्यायवाची, और नीच, दुर्जन, अधम, पापी, ये सभी किसके हैं? पर्यायवाची हैं खल के। तो इसमें देखो नयन अत्यंत दुष्ट है, ऑप्शन ए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, रेखांकित शब्दों के स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनिए। आवश्यक काम में रत रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला। तो इसमें क्या हो जाएगा? 15 का व्यस्त। देखो आवश्यक काम में यहाँ पर रत की जगह व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 16, लाल किला भारत की इमारत है, तो कैसी इमारत है? ऐतिहासिक। ये शुद्ध अशुद्ध पूछता है, तो ऐतिहासिक लिखने के लिए ऐतिहासिक। क्वेश्चन नंबर 17, जो मुकदमा दायर करता है वाक्यांश के लिए इनमें से सही शब्द क्या होगा? तो जो मुकदमा दायर करता है उसे बोलते हैं वादी, और जिस पर मुकदमा लगा उसे क्या बोलते हैं? प्रतिवादी। इसका आंसर क्या पूछा था? जो मुकदमा दायर करता है, तो इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, तो कौन से होते हैं? ये सबको पता है कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा का प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है? तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वार्धक्य मानव जीवन के विकास का अंतिम चरण है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग रस के रूप में। तो क्या होता है इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति या प्रेम। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दी गई पंक्ति में उचित अलंकार के रूप में सबसे अच्छा विकल्प है। तो क्या है? रघुपति, राघव, राजा, राम। तो इसमें क्या आएगा? इसमें देखो रा 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 बार एक से बार अधिक बार आया है, वह अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसमें कौन सा होगा? अनुप्रास। तो इसमें देखो यमक नहीं, उपमा नहीं, श्लेष नहीं, रूपक नहीं, तो ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 22, भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक है। तो 22 का आंसर हो जाएगा देव। इनका जन्म पूछ ले क्योंकि यूपी का पेपर है, तो देव इनका जन्म हुआ था इटावा में।
क्वेश्चन नंबर 23, मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन बी, मोहन राकेश। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का उदाहरण है। तो उद्धरण चिन्ह क्या होता है कि किसी भी सेंटेंस में जो ऊपर साइड कॉमा लगते हैं उसको बोलते हैं। तो इसमें कहाँ पर है, ऑप्शन ए, उद्धरण चिन्ह ये है, तो ऑप्शन ए। और बाकी चिन्ह जैसे जान लेते हैं, एक चिन्ह होता है योजक का, डैश टाइप का, और ए विस्मयादिबोधक का, ए प्रश्नवाचक का। तो ऑप्शन ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 25, ऐसे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहा जाता है। तो देखो, व्यंजन बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह है। तो अल्प विराम को हिंदी में ऑप्शन इसका डी, ये अल्प विराम। और पूर्ण विराम क्या होता है, तो ये होता है पूर्ण डैश से पूर्ण विराम हो गया, ये विस्मयादिबोधक हो गया, ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है। तो देखो, इसमें 3 मीराबाई द्वारा रचित है या चारों, देखते हैं। तो देखो, राग गोविंद, हाँ मीराबाई की है। राग सोरठा के पद, ये भी मीराबाई की है। गीत गोविंद, ये भी मीराबाई की है। और वैदेही वनवास, ये किसकी है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये किसकी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 28, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। तो इनकी प्रसिद्ध रचना है ऑप्शन बी, प्रिय प्रवास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इनकी और रचनाएं एक और देख लेते हैं, जैसे एक पूछी जाती है रस कलश, ये भी अयोध्या सिंह उपाध्याय की है। अच्छा, अंधायुग किसके है, ये धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती। और झरना किसकी है, तो जयशंकर प्रसाद। प्रेम प्रलाप किसकी है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 29 से 30, नीचे एक अनुच्छेद को पढ़कर उसमें से प्रश्न छांटना है। तो देखो, आप इसको 1 मिनट रोक कर इसमें आप इसको आराम से पढ़िए और इसको समझिए। इसमें हम इसके आंसर क्वेश्चन नंबर 29 और 30 के आंसर बताते हैं। तो इसका 29 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों को भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण नहीं मानते। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और 30 का हो जाएगा, भारतीय भाषा में लिंग विषयक चिंतन की परंपरा किसने प्रारंभ होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 का पाणिनि। तो देखो, ये पैसेज में कहाँ दिया हुआ है, तो इसको देख लेते हैं कि देखो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे कि भाषा में लिंग विषयक चिंतन की परंपरा बहुत पुरानी है और भारतीय परिप्रेक्ष्य में पाणिनि से और ग्रीक में अरस्तु से चली आती है। तो एक आंसर हो जाएगा पाणिनि, जो 30 वाले का। और देखो, एक क्वेश्चन और था, उसमें से दिया था कि इसमें से लिंग की उत्पत्ति का कारण नहीं मानता। तो कौन कौन मानते हैं, देखो इसमें दिया है यहाँ पर कि हाइडर, एडलंग, हम्बोल्ट और ग्रिम आदि कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों की भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण बताते हैं। तो इन्होंने तो बताया है, तो और किसने, उसे पूछा था किसने नहीं बताया। तो इसमें एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी, इनका नाम नहीं है उसमें, बाकी तीनों का नाम दिया है। क्वेश्चन नंबर 31, अब रीजनिंग सेक्शन में जाते हैं। नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए जिससे यह समीकरण गणितीय रूप से सही हो जाए। तो देखो, इसमें कौन सा, तो इसमें आप लोग बारी बारी से इसको एक एक करके पुट करके देखिए। देखो, हम जैसे सी रखते हैं, ऑप्शन सी, भाग की जगह प्लस रखते हैं, तो क्या है 72, भाग की जगह प्लस रखेंगे तो 4 गुणे 64 और प्लस की जगह भाग, तो भाग 8 - 24।
इसको सॉल्व करने पे 80 आना चाहिए। तो इसको भाग देंगे तो 8 हटे 64, 8 और 8 चौको 32 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 72 प्लस 32 माइनस 24। इसको सॉल्व करने पर इतना। तो 72 और 32 कितना हो जाएगा 2 2 4 7 3 10 माइनस 24, तो कितना आएगा 80। तो ऑप्शन सी इसका। क्वेश्चन नंबर अगला, एक एक मिरर लगा हुआ है तो उसमें दर्पण प्रतिबिंब पूछा है। तो देखो क्यू का ये बाहर से निकला तो इस साइड आएगा। तो इसमें देखो क्यू में ये तो बिल्कुल कैंसिल हो गया क्योंकि उल्टा ही क्यू कर दिया। अब 3 ऑप्शन ये हो गया, एक ऑप्शन तो कैंसिल हुआ। अब आगे देखते हैं इसमें एफ, देखो एफ पलट जाएगा तो एफ इस तरह जाना चाहिए। तो इस तरह किसमें, इसमें तो उल्टा हो गया, ये कैंसिल हो गया। इसमें देखो सीधा ही एफ दे दिया, इसका सीधा ही दे दिया तो ये भी कैंसिल हो गया। तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33, एक स्कूल के 7 छात्र EFGHIJ के सभी छात्र अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं। ई के अंक केवल एक छात्र से कम है। उसने बोला कि ई के केवल एक छात्र से कम है। तो क्या 1 2 3 4 5 6 7 हमने छात्र बना लिए। उसने बोला कि ई, तो ई यहाँ पे आ गया। उसने बोला केवल एक से कम है। तो इसके बाद क्या बोला है, आगे बोला है कि के ने केवल एक छात्र से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो के यहाँ पे आएगा केवल एक छात्र से अधिक अंक। उसने बोला है कि एच के अंक आई से अधिक है लेकिन ई से कम है। तो मतलब ई से तो कम है और आई से अधिक है, तो एच और जे आई, ये 3 चीज बनेगा यहाँ पे। तो क्या हो गया, ई के बाद एच ए आई। और इसके बाद बोला है कि एफ, ना तो एफ और ना ही जी सबसे कम है। तो यहाँ पे देखो ना तो एफ आएगा ना जी आएगा। तो इसमें आगे क्या पढ़ते हैं कि आई के अंक के से अधिक थे। तो आई के अंक तो के से अधिक थे, ये सही है। तो इसके बाद अब इसको पुट करते हैं। तो यहाँ पे देखो उसने बोला ना एफ आएगा ना जी, तो बच्चा क्या है, जे बच्चा यहाँ पे। उसने पूछा कि सबसे कम अंक, तो देखो यहीं पे आंसर आ गया कि जे। तो ऑप्शन इसका जे। तो देखो जे इसमें है नहीं है, तो ऑप्शन ई इसका आंसर हो जाएगा 33 का। क्वेश्चन नंबर 34, 27 9 3 इसका संबंध और 125 25 5 कैसे बना होगा। तो देखो अगर हम 9 गुणा 3 करेंगे तो 27 आ जाएगा। इसी प्रकार 25 में 5 गुणेंगे तो 125 आ जाएगा। इसी प्रकार देखो किसमें फॉलो कर रहा है। तो देखो ऑप्शन सी में 8 चौक 32 3 और 8 6 48 और 3 51। देखो 512 आ रहा, तो ऑप्शन सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 35, उसने बोला है कि जी उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चलता है। तो सबसे पहले हम इसमें बताए थे कि छोटा सा प्लस का निशान बना लेते हैं। प्लस का निशान बना लिए। उसने बोला है कि जी उत्तर की ओर, जो जी चले गए उत्तर की ओर 20 किलोमीटर। इसके बाद बोला कि बाई मुड़ता है। तो बाई में हम बोले थे कि एंटी क्लॉक बाई घूमना है। तो बाई ओर कितना मुड़ता है 40 किलोमीटर। तो 40 किलोमीटर चला गया बाई ओर। उसने बोला कि पुनः बाई, तो एंटी क्लॉक बाई फिर 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर फिर चला गया। फिर उसने बोला कि अंत में हुआ है बाई ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर फिर चलता है। तो बाई ओर एंटी क्लॉक बाई फिर हो गया 20 किलोमीटर। तो उसने बोला है कि वह प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है। तो उसकी प्रारंभिक स्थिति ये है और ये अंत में हो गई। तो पूरी डिस्टेंस देखो ये 40 है, देखो एक 40 है तो ये भी 40 होगी। 40 में से 20 तो क्रॉस कर गया, तो बचा कितना 20। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, MYNB का कोड ये दिया है और QRMA का कोड ये दिया है, ZNBA का कोड दिया है। तो उसने पूछा Z का। तो देखो इसमें देखते हैं हम, ध्यान से देखें। तो देखो इसमें क्या क्या कॉमन है। तो इसमें देखो कि N और B, इसमें भी N और B। तो N और B इसमें कौन कौन से नंबर कौन कौन कॉमन है। तो देखो N और B में, तो देखो इसमें 2 4 6 8, इसमें क्या है 5 6 8 7। तो देखो इसमें कि 6 और 8 इसमें भी है, 6 8 इसमें भी है। तो देखो NB का कोड तो हो गया 6 8। अब उसने पूछा था Z का, तो Z किसमें है, Z इसमें है। अगर हम इसमें से 5 या 7, तो देखो इसमें 8 और 6 तो होगा नहीं क्योंकि ये तो हो गया NB का, या तो आंसर होगा 5 या 7। अब देखो इसमें कोशिश करते हैं कि या तो 5 हट जाए या 7। तो आप इसमें देखो कि
QRMA और ZNBA में क्या कॉमन है? देखो A इसमें है दूसरे कलर से, A इसमें और A इसमें। अंक में क्या सेम है? तो देखो इसमें अंक में 5 इसमें है और 5 इसमें है। तो देखो A का भी निकल आया क्या? 5। तो बच्चा क्या? 7। तो Z का क्या हो जाएगा? 7। तो इसका आंसर C। क्वेश्चन नंबर 37। तो देखो सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आप इसको खुद से कीजिए और इसका आंसर में हम बताते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्वेता। इसको हम देखो बना भी देते हैं यहाँ पर, आप लोग इसको खुद से ट्राई करना 1 मिनट क्वेश्चन को रोक कर, और इसको जरूर ट्राई कीजिए क्योंकि हर एग्जाम में यूपी SSC के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें एक सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन जरूर आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह यहाँ पर आएगा? तो देखो D 4 5 6 7 क्या आएगा? 8। 8 किसका होता है? H। तो H किसमें? इसमें और इसमें। 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। अब बचा क्या? 8। H का होता है 8 और J का 10, L का 12 और N का 14। तो देखो 2 2 बढ़ रहा है तो 14 + 2 16। 16 किसका होता है? P का। तो क्या आएगा? HP। इसमें ऑप्शन D। क्वेश्चन नंबर 39। देखो आकृति को पैटर्न को पूरा करना है। तो देखो यहाँ पर इस तरह की लाइन खींचे, तो छोटा कर लेते हैं, और इसमें बॉक्स देखो यहाँ टच नहीं है किसी में, इसमें देखो टच है, एक कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी टच है, कैंसिल हो जाएगा। और देखो ये एक आयत टाइप का है और इसमें देखो आयत नहीं है तो ये कैंसिल, केवल बी ऑप्शन, इसको देखने से पता चल रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला 40। निम्नलिखित कुट भाषा इसको इस तरह लिखते हैं और तो इसका पूछा है। तो इसमें देखो सबसे पहले नंबरिंग जरूर आपको याद होनी चाहिए कि तुरंत जैसे पता चले कि तुरंत नंबरिंग शुरू कर दो। तो देखो D का 4, M का 13, C का 3, G का 7, H का 8। इसी प्रकार इसमें C का 3, K का 11, Z का 26, C का 3 फिर 3। नंबरिंग से होता है कि क्लियर हो जाता है कि कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है। तो देखो D C M K। तो देखो इसमें सबसे पहले वाले में D से C हो रहा मतलब -1 घट रहा है, और 13 से 11 फिर मतलब -2, फिर देखो 3 से 26, तो देखो कितना घट रहा है? -3। यहाँ देखो 7 से 3 बना -4, 8 से 3 बना -5, मतलब -1 -2 -3 -4 -5, सभी में एक एक कम हो रहा है। तो देखो T, पहली बात इसकी नंबरिंग लिख लेते हैं। T कितना होता है? 20, L का 12, F का 6, U का 21 और P का 16। तो देखो सबसे पहले एक माइनस करेंगे, तो 20 का एक माइनस करेंगे तो 19 का होता है S। L 12 में से 2 कम करेंगे क्योंकि एक कम हो रहा है, तो 2 कम करेंगे तो कितना आएगा? 10 किसका होता है? J का। तो SJ इसमें, SJ इसमें, SJ इसमें, ऑप्शन ए तो कैंसिल हो गया। 6 में से 3 जाएगा C किसमें? C इसमें, C इसमें, C इसमें। अब इसके बाद 4, 21 में से 4 जाएगा 17 Q किसमें? इसमें भी है, इसमें भी है, ऑप्शन ए कैंसिल हो गया। अब कितने जाएगा? 5, तो 16 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 11 किसका होता है? K, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि K P का पिता है, मतलब P K का पिता है, तो ये बना लिए P किसका पिता है? K का। तो यहाँ पे पिता के लिए हम जब भी पुरुष आए तो उसके लिए त्रिभुज बनाते हैं और लेडीज आए तो गोला बनाते हैं। तो उसने बोला है कि आगे देखो, आगे बोला है कि K X का भाई है, तो K है ना X का भाई है। फिर बोला है कि P के 2 बच्चे हैं, तो P के एक K हो गया, एक X हो गया, 2 बच्चे हो गए। उसने बोला है कि J X का भतीजा है, तो J X हो गया, तो भतीजा कौन होता है? अपने भाई का बेटा, तो ये हो गया J, तो ये हो गया इसका भतीजी या भतीजी। तो इसने पूछा है कि कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 41 का, ऑप्शन सी, P X का पिता है, P है ना X का पिता है। क्वेश्चन नंबर 42। APCNRT 1, C का 3, R का 18 और P का 16, N का 14 और B का T का 20। तो इसमें देखो क्या डिफरेंस हो रहा है। A से C बना है तो कितना बड़ा है? +2। P से N बना है तो -2। 18 से +2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 20। तो क्या बनेगा? T। और फिर क्या हुआ है? अगले वाले में -2 हुआ है, तो 20 में से 2 जाएगा तो 18। 18 किसका होता है? R का, तो क्या हो जाएगा? TR, ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 43 कथन दिए हैं और निष्कर्ष। तो इसको सबसे पहले बनाकर देखते हैं। क्वेश्चन बोला कुछ पेंसिल पेपर है, ये हो गया पेंसिल, उसने पेपर है। उसने बोला कोई किताब पेपर नहीं है, तो उसने किताब यहाँ बना ली अपन ने, पेपर नहीं है। तो अब निष्कर्ष पढ़ते हैं। कुछ पेंसिल किताब नहीं है, तो देखो कुछ पेंसिल किताब नहीं है, तो एक अनुसरण हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और सभी किताब पेंसिल है, ये तो टोटली गलत है। और कुछ पेपर पेंसिल है, ये पेपर हो गया, ये पेंसिल, तो ये सही है और ऑप्शन ए सही है। तो 1 और 3 निष्कर्ष सही है, तो इसमें ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44 दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। तो 44 का आंसर आप लोग एक एक करके पुट करके इसको देखिए, मतलब माइनस की जगह बराबर या प्लस की जगह भाग, भाग की जगह गुणा और गुणा की जगह माइनस। तो हम इसमें हम रख के देखते हैं, ऑप्शन बी को रख के देखते हैं, प्लस की जगह गुणा रख के देखते हैं। तो हो गया 68 और भाग की जगह गुणा, तो गुणा 2, माइनस की जगह माइनस 42, प्लस की जगह प्लस ही है और 108, गुणा की जगह भाग 12। इसको सॉल्व करने पे 103 आना चाहिए। तो 12 नंबर 108 यहाँ 9 हो गया, और 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 1 13, 136 माइनस 42 प्लस 9, 136 और 9 कितना हो गया 145 माइनस 42, तो कितना है 103। तो कितना हो रहा है ऑप्शन बी पुट हो रहा है। तो 44 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 45 एक 5 से को लिया गया है, उसमें 1 से 6 तक के अंक संख्याएं उसके फलकों पर लिखी गई हैं। 1 और 4 के फलक एक दूसरे के सन्निकट हैं, मतलब पड़ोसी हैं। 6 वाला फलक 3 फलक के विपरीत और 2 संख्या 4 वाले फलक के विपरीत फलक में नहीं, मतलब पड़ोसी हैं 4 और 2। तो विपरीत फलकों पर कितने विषम संख्याओं वाले जोड़े होंगे। तो देखो 45 में हम अपने तरह से डाइस बनाते हैं, तो अपने तरह से डाइस हम मतलब ओपन डाइस बनाते हैं, इस तरह खुल जाएगा। ये चारों सतह हो गई एक दूसरी, और ये होगी अपर साइड, एक होगी लोअर साइड। तो सबसे पहले इसमें बनाते हैं कि विपरीत वाला कौन सा दिया है। तो इसमें देखो उसने बोला 6 फलक 3 का विपरीत, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 6, यहाँ पे 3। उसने बोला है कि 1 4 का पड़ोसी है, तो 1 यहाँ बना लिए 4। उसने बोला है कि 2 4 का पड़ोसी है, तो क्योंकि उसने बोला फलक में नहीं है, विपरीत में नहीं है, तो पड़ोसी होगा, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। बचा क्या है 5 बचा है। तो उसने बोला है कि विपरीत फलकों, तो देखो यहाँ पर 6 का विपरीत 3 है, 6 का विपरीत 3, 1 का विपरीत 2 और 4 का विपरीत 5। तो उसने पूछा था कि विषम संख्याओं वाले, तो देखो विषम संख्याओं वाले कोई नहीं है, क्योंकि एक सम है सभी में, ये सम है, ये सम है, एक विषम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। अब चलते हैं अगले सेक्शन पर। क्वेश्चन नंबर 46 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गुरु प्रभुपाद के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट का सिक्का जारी किया था। गुरु प्रभुपाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो 46 का आंसर हो जाएगा। इसमें पढ़ते हैं कि पहला कथन क्या है। वर्ष 2024 में गुरु श्रील प्रभुपाद की 150वीं जयंती मनाई गई, ये सही है। उन्होंने गौड़िया मिशन की स्थापना की, ये भी सही है। उन्होंने वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया है, ये भी सही है। तो इसमें 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर अगला 47 SAI भारत की सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल संस्था है। SAI पूर्ण रूप है, तो इसका आंसर हो जाएगा 47 का स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी 47 का। इसका हेडक्वार्टर अगर पूछ ले तो न्यू दिल्ली में है, ऑप्शन बी इसका सही। क्वेश्चन नंबर 48 विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 फरवरी। तो इसमें 2 फरवरी तो ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन ई। अच्छा, इस बार 2025 में इसकी थीम क्या थी। तो हमारे साझा भविष्य के आर्द्रभूमि की रक्षा करना, इस बार की इसकी थीम है। क्वेश्चन नंबर अगला 49 भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी ने लखनऊ में 1857 के प्रसिद्ध विद्रोह सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किया था।
तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ से किसने किया था, तो बेगम हजरत महल ने। अच्छा, पूछ ले कि रानी लक्ष्मीबाई ने, तो इन्होंने झांसी से। क्वेश्चन नंबर अगला 50, गणगौर एक भारतीय त्योहार है जो प्रमुख रूप से मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 50 में का ए, राजस्थान में। त्रिपुरा में क्या मनाया जाता है, खर्ची पूजा। अगर हिमाचल प्रदेश से पूछे तो कुल्लू दशहरा। और अरुणाचल प्रदेश में, जैसे अरुणाचल प्रदेश काफ़ी ज़्यादा पूछा तो इसको देख लेते हैं। जैसे मोपिन अरुणाचल प्रदेश का है, और एक है संगकेन, एक द्रियोत्सव, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और एक लोसार। क्वेश्चन नंबर अगला, भागीरथी नदी का उद्गम गोकुल हिमनद से हुआ है, यह देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर नदी बनती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश का पेपर है, तो उत्तर प्रदेश में अगर पूछ ले कि गंगा कहाँ से प्रवेश करती है, तो ये प्रवेश करती है बिजनौर से, और निकलती कहाँ से है, तो ये गाजीपुर से। गाजीपुर से ये बिहार में चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 53, 21वीं सदी के किस प्रसिद्ध भारतीय लेखक ने मेलुहा के मृत्युंजय द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा उपन्यास लिखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमीश त्रिपाठी। अच्छा, शशि थरूर के बारे में एक दो चीज़ जान लेते हैं कि जैसे इन्होंने लिखा है मैं हिंदू क्यों हूँ, और दूसरा लिखा है द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। ये दोनों काफ़ी एग्जाम में पूछी जाती है शशि थरूर के। क्वेश्चन नंबर 54, अल्लूरी सीताराम राजू भारत के राज्य के एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे, तो 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कहाँ के, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर अगला, किसने भरतनाट्यम में पंडालरू शैली को लोकप्रिय बनाया और 2004 में पद्म भूषण प्राप्त किया, तो 55 में का आंसर हो जाएगा अल्लारमेल वल्ली। भरतनाट्यम कहाँ का, तो तमिलनाडु का। क्वेश्चन नंबर 56, यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य का 2 संतति कोशिकाओं में विभाजन क्या कहलाता है, तो 56 में का आंसर हो जाएगा साइटोकाइनेसिस। क्वेश्चन नंबर 57, बिंडवैन यंत्र निर्धारित करता है, तो 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पवन की दिशा। क्वेश्चन नंबर 58, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के सबसे महान प्रतिपादकों में से एक थे, तो 58 का आंसर हो जाएगा बिस्मिल्लाह खां कौन थे, तो ये शहनाई वादक थे। अच्छा, सितार वादक कौन थे, तो रविशंकर। अच्छा, बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब दिया गया था, एग्जाम में पूछा है एक दो बार, तो 2001 में। क्वेश्चन नंबर 59, सरकार द्वारा हाल ही में चलाई गई पहल मेरा पहल वोट देश के लिए के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो इसका आंसर कथन पढ़ते हैं पहले। यह अभियान 28 फरवरी से 6 फरवरी 2024 तक चलाया, ये सही है। अगला कथन, यह पहल दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव के महत्व और गौरव का प्रतीक है, ये भी सही है। इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्र के व्यापक हित में युवाओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करता है, तो ऑप्शन इसका डी, तीनों सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि आर्टिकल 44 में लिखा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। और अच्छा, आर्टिकल 44 कहाँ आता है, तो ये नीति निर्देशक तत्व में शामिल। क्वेश्चन नंबर अगला, कौन सा भारतीय राज्य बौद्धिक गुफा मंदिरों का घर है जिन्हें बराबर गुफाओं के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी, कहाँ पे, बिहार में है। तो इसका निर्माण किसने करवाया था, पूछ ले, तो किसने, अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में कौन भारत में एक शक शासक था, तो 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुद्रदामन। और
इनके बारे में जान लेते हैं। जैसे एक कहाँ पे जूनागढ़ अभिलेख, जानकारी कहाँ मिलती है? तो जूनागढ़ अभिलेख में। और रुद्र दामन ने क्या किया था कि सुदर्शन जो झील है, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था। क्वेश्चन नंबर 63, विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों के उद्धार वितरण को कहते हैं। तो 63 का आंसर हो जाएगा स्तर विन्यास। क्वेश्चन नंबर 64, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो देखो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 31.16%। और ग्रामीण पूछे तो 68 पॉइंट कुछ। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह शाहजहां का पुत्र था? तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। अगर कभी पूछ ले मुगलों का क्रम तो यहाँ पे लिख के देख लेते हैं अपन लोग कि सबसे पहले बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, फिर अकबर, फिर शाहजहां, फिर शाहजहां के बाद औरंगजेब। तो इसका आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 66, इंटरनेट के संबंध में संक्षिप्त ISP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्वेश्चन नंबर 67, इंटरनेट के संदर्भ में एक सर्च इंजन नहीं है। तो 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखो सर्च इंजन के कुछ सर्च इंजन जैसे जान लेते हैं कि देखो ये तो दिया है गूगल, दिया है बिंग, दिया है याहू, दिया है। इसके अलावा जैसे हम एग्जाम में पूछा था डक डक गो और AOL, ये सभी सर्च इंजन है। और यांडेक्स YANDEX और ब्रेव आता है और QU क्वाइंट और इकोसिया, ये सभी सर्च इंजन है। क्वेश्चन नंबर अगला, MS वर्ड 2010 में सुपर स्क्रिप्ट विकल्प उपलब्ध होता है। तो कहाँ उपलब्ध होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 68 का ऑप्शन डी होम टैब और फॉन्ट ग्रुप में। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69, MS वर्ड 2010 में चुने गए टेक्स्ट का आकार बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 69 का ऑप्शन बी कंट्रोल शिफ्ट। और चिन्ह याद रखना, इस तरह का चिन्ह लगा हो तो उसमें आकार बढ़ाने के लिए, और ये वाले चिन्ह घटाने के लिए। तो लेस देन और ग्रेटर देन का चिन्ह जरूर याद रखना। क्वेश्चन नंबर अगला 70, जब भी कोई उपयोगकर्ता MS वर्ड कंट्रोल और C कमांड का प्रयोग करके किसी टेक्स्ट को कॉपी करता है तो अस्थायी रूप से संग्रहित हो जाता है। 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 71, MS एक्सेल 2020 में B1 सेल एड्रेस का क्या अर्थ है? अभी देखो ये प्रैक्टिस सेट 1 में उसमें पूछा था कि C5, इसमें पूछा है B1। तो आप लोग एक एक प्रैक्टिस सेट को जरूर सॉल्व कीजिए, डेली एक रूटीन आदत डालिए। और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसका आंसर हो जाएगा 71 का बी, स्तंभ बी की पहली पंक्ति। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित ईमेल आईडी पर विचार करें। तो देखो इसमें कौन सी ईमेल आईडी सही है? तो देखो इसमें 72 का ईमेल आईडी ऑप्शन डी, एक ही ईमेल आईडी सही है। ये होता है कि डोमेन नेम होता है और आगे होता है यूजर नेम। कभी पूछा जाता है कि यूजर नेम आगे होता है या डोमेन नेम, तो डोमेन नेम पीछे, यूजर नेम आगे होता है। क्वेश्चन नंबर 73, MS ऑफिस 2010 में जब आप एक क्लिप बोर्ड खोलते हैं और पेन के नीचे ऑप्शन बटन दबाते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है? तो 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉपी करते समय एड्रेस बार में स्टेटस दिखाए, ये उपलब्ध नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 74, MS एक्सेल फार्मूला का मान ज्ञात कीजिए।
तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है 8 माइनस ये लिखा है, ये मतलब पावर है 4 की पावर 2 बटे 2 प्लस 3। तो देखो 8 माइनस 4 चौको 16, 16 बटे 2 प्लस 3। तो 8 माइनस 8 प्लस 3, तो 8 में से 8 जाएगा 0 हो जाएगा, ये प्लस 3, तो इसका आएगा प्लस 3, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 75, MS एक्सेल 2010 में सेल्स का बॉर्डर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, होम टैब और फॉन्ट ग्रुप का। क्वेश्चन नंबर अगला, MS वर्ड 2010 में स्पेलिंग और ग्रामर विकल्प का प्रयोग करने के लिए पहले टैब पर क्लिक करना होगा और फिर ग्रुप के अंतर्गत स्पेलिंग और ग्रामर पर क्लिक करना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहले क्या करना है, रिव्यू फिर प्रूफिंग। क्वेश्चन नंबर 76, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। MS वर्ड 2010 में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए निम्नलिखित में किस की का शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो 77 का आंसर हो जाएगा पेस्ट स्पेशल के लिए कंट्रोल अल्ट प्लस बी। अच्छा, कंट्रोल बी का प्रयोग, तो इसमें क्या होता है कि चैनल टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए कंट्रोल बी का, और स्पेशल पेस्ट के लिए कंट्रोल अल्ट प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 78, MS वर्ड 2010 में कीबोर्ड शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F3 का उद्देश्य क्या है? तो 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह शॉर्टकट टेक्स्ट को अपर केस बड़े अक्षर, लोअर केस छोटे अक्षर और लिटिल केस शीर्षक अक्षर के बीच स्विच करता है। क्वेश्चन नंबर अगला 79, MS एक्सेल 2010 में सेल के करंट को स्ट्राइक थ्रू करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 79 का ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस 5। अच्छा, कंट्रोल एस का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो सेव के लिए, और कंट्रोल पी प्रिंट के लिए। और अगर कंट्रोल प्लस 6 पूछ रहे तो कहाँ? ये ऑब्जेक्ट को दिखाने और छिपाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 80, इंटरनेट पर एक सूचना स्थान है जिसमें डॉक्यूमेंट और अन्य संसाधन संग्रहित किए जाते हैं। तो 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन नंबर, अच्छा, वर्ल्ड वाइड वेब यह हाइपर मीडिया पर आधारित सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी है, इस पर सभी प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध होती हैं। क्वेश्चन नंबर 81, जा दिन जन्म भयो का धरती धसी अढ़ाई हाथ उपयुक्त लोकोक्ति का संबंध उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक विभूति से है? तो इसका संबंध ये बुंदेलखंड में गाया जाता है। तो बुंदेलखंड में आला उदल द्वारा गाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आला उदल कहाँ? महोबा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है यूपी में। क्वेश्चन नंबर 82, उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो उत्तर प्रदेश के लिए पूछा है। तो भारत के संदर्भ में, भारत में गन्ना उत्पादन का सबसे बड़ा हब है, तो ये सही है, यूपी सबसे बड़ा हब है। और भारत का उच्चतम दूध उत्पादक उत्तर प्रदेश है, तो ये भी सही है। और तीसरे में क्या बोला है कि भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक, तो ये गलत हो गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश चावल का उत्पादक दूसरे नंबर पे है। तो पहले नंबर पे क्या है? तो पहले पे पश्चिम बंगाल, फिर यूपी। क्वेश्चन नंबर अगला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 83। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 83 का ऑप्शन बी, लखनऊ। लखनऊ का जनपद एक यहाँ पड़ता है, एक मलिहाबाद पड़ता है का, मलिहाबाद, यहाँ पे दशहरी आम। अच्छा, वाराणसी में क्या होता है? लंगड़ा आम। अच्छा, प्रतापगढ़ किस लिए जाना जाता है? तो यहाँ पर आंवला के लिए। क्वेश्चन नंबर 84, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास का केंद्र नहीं है? तो सभी लोग जानते हैं कि इलाहाबाद, इसका आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 85,
निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो एक चीज़ याद रखना कि इस बार एग्जाम ने अपना पैटर्न चेंज किया है, वो उसका फुल फॉर्म ना दे के उसका शॉर्ट फॉर्म दे रहा है और उसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर कुछ भी पूछ ले रहा है। तो जैसे इसमें दिया है कि IIVR, तो इसका फुल फॉर्म पता होगा तभी तो आप बताइए कहाँ पर है। तो इसका है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। तो कहाँ पर है? इसका आंसर हो जाएगा, ये लखनऊ नहीं है, तो इसका वाराणसी में। और देखो जैसे इसे पूछा है कि IIPR, तो देखो इसका मतलब होता है कि इंटरनेशनल, मतलब यानी इंडियन इंस्टीट्यूट पल्स रिसर्च, ये कहाँ पर है? कानपुर में, तो ये सही है। ऐसे इसका IBRI, तो इसका हो जाएगा इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पे? इज्जतनगर, तो ये भी सही है। और अगला क्या है? IGFRI, तो इसका क्या है? इंडियन ग्रास एंड फूडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पर है? झांसी, तो भी सही है। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें सम्मिलित कौन सा नहीं है देखते हैं। ताले अलीगढ़ सबको पता है, ये तो सही हो जाएगा सबका है। पीतल की मूर्ति मथुरा, ये भी सही है। और गोटे का कार लखनऊ वाराणसी, ये भी सही है। और वेद की छड़ियाँ, ये गलत है। तो वेद की छड़ियाँ कहाँ पर? ये बरेली में। क्वेश्चन नंबर 87, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? तो 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 88, इनमें से किसे हाल ही में लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जस्टिस AM खानविलकर। अच्छा, पूछ ले कि पिनाकी चंद्र घोष, तो ये भारत के पहले लोकपाल थे प्रेजेंट टाइम में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 89, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2017 में। अच्छा, कृषक समृद्धि आयोग क्यों बनाया गया था? तो इसका लक्ष्य था कि 2022 तक किसानों की आय 2 गुना करना। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? तो इसमें आप लोगों को सबको याद होगा कि शहरी जनजाति ललितपुर में, एक बार नहीं कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, ललितपुर में। तो ऑप्शन डी, बाकी सभी पाई जाती हैं। इसने पूछा था नहीं पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 91, सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। तो देखो, चूने का पत्थर, तो ये कहाँ पे? सोनभद्र में पाया जाता है। और तांबा, तो तांबा सबको पता है कि ललितपुर में। प्रयागराज किस लिए? तो प्रयागराज में शीशे वाली बालू यहाँ पे पाई जाती है, जैसे हम ग्लास सैंड बोलते हैं, ग्लास सैंड। मिर्जापुर नॉन प्लास्टिक फायर किले। तो इसका मिलान करना है। ए का चौथा देखते हैं। ए का चौथा इसमें ऑप्शन बी में है, तो इसका बी, ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। 92 का क्वेश्चन नंबर, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित ऋषि को है। तो गुरु पूर्णिमा पर्व किसको समर्पित है? तो ऑप्शन ए, व्यास जी को। क्वेश्चन नंबर अगला, अच्छा, वाल्मीकि जी का अगर पूछे कि इनका आश्रम कहाँ पे है, तो बिठूर में। क्वेश्चन नंबर 93, उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सा एक केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा एक्सप्रेस वे। ये उत्तर प्रदेश की योजना है। इसने पूछा था केंद्र सरकार की योजना नहीं है, तो केवल उत्तर प्रदेश की। अच्छा, ये पूछे कि जो गंगा एक्सप्रेस वे है इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 594 किलोमीटर। और गंगा एक्सप्रेस वे है ना, यूपी का सबसे लंबा
सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है। क्वेश्चन और अच्छा ए बी ऑप्शन बी जान लेते हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, तो ये 2005 में। अच्छा ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था, तो ये भी 2005, कब 12 अप्रैल 2005। और जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन कब हुआ था, तो ये भी 2005 में। तो तीनों योजना ये 2005 में शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित विश्वविद्यालय में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है, तो इसका आंसर हम प्रैक्टिस सेट 1 में भी मिला था ये, तो इसको आप कमेंट में बताना। चलो इसको बता देते हैं कि ऑप्शन बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अच्छा इसकी स्थापना कमेंट में बताना कब हुई थी। और हिंदू विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी हुई थी 1916 में। और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना, अच्छा कहाँ पर है चौधरी चरण सिंह, तो ये मेरठ में। स्थापना कब हुई थी, तो 1965 में। और लखनऊ विश्वविद्यालय तो 1921 में। क्वेश्चन नंबर 95, दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। बुंदेलखंड या पठारी क्षेत्र का ढाल किस ओर है, तो 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि इसका उत्तर की ओर इसका ढाल है, उत्तर दिशा की ओर, जो कि ऑप्शन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 96, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक एवं सबसे कम गर्मी पड़ती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आगरा में सर्वाधिक और बरेली में सबसे कम। संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब कर दिया गया, तो 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अच्छा इसमें जान लेते हैं कि 1937 में जब इसका संयुक्त प्रांत नाम रखा, तो इससे पहले 1937 से पहले देखो पहले इसका नाम क्या था, तो इसका पहले था आगरा अवध प्रांत। तो 1937 में इसको संयुक्त प्रांत कर दिया गया और फिर उसको 1950 में इसको उत्तर प्रदेश नाम रखा गया। क्वेश्चन नंबर 98, उत्तर प्रदेश राज्य के सभी कार्यालयों में प्रथम राजकीय भाषा हिंदी को कब से अनिवार्य कर दिया गया, तो 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जनवरी 1968 से। अच्छा अगर पूछ ले कि उर्दू, तो उर्दू को 1989 से उर्दू दूसरी आधिकारिक भाषा बनी है। क्वेश्चन नंबर 99, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है, तो 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध नगर। इसका हेडक्वार्टर ग्रेटर नोएडा में। क्वेश्चन नंबर अगला 100, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाराणसी में। अच्छा इसके बारे में जान लेते हैं कि क्राफ्ट म्यूजियम, तो इसमें स्थापना आसपास के क्षेत्रों के बुनकरों और अन्य हस्तकला श्रमिकों को लाभ देना था। और आधुनिक संग्रहालय है जो अभी म्यूजियम बना है, ये आधुनिक संग्रहालय है जो कि वाराणसी के पारंपरिक हस्तकार और हस्तशिल्प को प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी। तो यहाँ हमारे 1 से लेकर 100 तक सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो केवल चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और यहाँ पर हमारे 1 से लेकर 100 तक कंप्लीट होते हैं। और जिन्होंने अभी प्रैक्टिस सेट पहला सॉल्व नहीं किया है तो वो प्रैक्टिस सेट डेली सॉल्व करें। लगभग 40 मिनट के आसपास डेली क्लास होती है, तो 40 मिनट में आप लगभग 100 क्वेश्चन का डेली रिवीजन कर सकते हैं। और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।